So, thank you, the host. So, starting with our session. Our session is based on Indian knowledge system. आप सभी लोग सोच रहे होंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? Indian knowledge system is an innovative cell under Ministry of Education at AICTE. It is established to promote interdisciplinary research on all aspects of IKS, which is Indian knowledge system. It will actively engage for spreading the rich heritage of our country and traditional knowledge in the fields of arts, literature, agriculture, basic science, engineering, technology, architecture, and what not. On the sector which we are going to present is water engineering. The name of our project is Jal Dharovar Sangrakshan, in which we will be understanding water resource management and develop, but not in the Western or not in the latest method, but according to ancient Indian knowledge system. Our ancestors, how they used to use it, वो उसे कैसे अपनाते थे, कैसे यूज करते थे जब इतने संसाधन हमारे पास नहीं थी. हम एक एक करके इन सभी चीजों को पढ़ेंगे. वेदास में उनके कैसे उल्लेख हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे. उसके बाद प्रांत प्रांत में अलग अलग भारत देश में कैसे, किस तरह से, किस मेथड. So what we all need from you is, instead of our efforts, that आप अपना पूरा अटेंशन दीजिए. आज हम सब यहाँ आए हैं तो हम सब कुछ ना कुछ सीख के जाएं. सेकेंड मेजर थिंग जो हम आपसे चाहते हैं, we have planned a very nice quiz poll, Zoom poll for all of you. It will be great if you are active on the Zoom और आप हर एक पोल का आंसर करेक्टली देने का ट्राई कीजिए. पोल के रिजल्ट्स उसके तुरंत ही बाद हम आपको बता देंगे, जिससे कि यू कैन लर्न एंड रेक्टिफाई योरसेल्फ. एंड जब आप बाहर जाए तो आप ये इंफॉर्मेशन और भी फैला सकते हैं. सो आई थिंक सो एवरीवन इज रेडी. सो कैन वी स्टार्ट? ओके. So heading to the first chapter, in which we will learn about Vedas. सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले उससे जो हमारे सबसे पुरानी चीजें हैं, जैसे कि एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स. हम अपने रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में एंशियंट टाइम के मेथोडोलॉजीज को आज भी यूज करते हैं हमारे काम में. वाटर रिसोर्स, वाटर इंपॉर्टेंस और उनका यूसेज हमें पहले से ही पता था. ब्रिटिशर्स और आउटसाइडर्स जो आए, जैसे कि मुगल जो आए, उन सब से, उनके पहले से भी हमें हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्रू पता था वाटर के इम्पोर्टेंस और यूसेज के बारे में. आज हम वही इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेदास, उपनिषद, पुराणास, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और बृहम संहिता के बारे में जानेंगे. पहले हम स्टार्ट करते हैं वेदास से. पहला है ऋग्वेदा. ऋग्वेदा बताता है इवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में. अथर्ववेदा हमें बताता है वाटर कंजर्वेशन और उसका यूटिलाइजेशन, जैसे कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग और खाता है प्रिवेंशन ऑफ रिसोर्स ऑफ वाटर. रिसोर्स ऑफ वाटर मतलब लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब के बारे में. पुराणास हाईलाइट करता है क्रिएशन ऑफ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और जो भी रिसोर्सेज है हमारे, उन सब के बारे में. पुराणास हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वॉयर्स और जो अलग स्ट्रक्चर्स है इन सब के लिए, जो इरिगेशन, ड्रिंकिंग और अदर एक्टिविटीज के लिए काम आता है, वो भी हमें हाईलाइट करता है. पुराणास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन पूजा भी सिखाता है. उपनिषद डिस्क्राइब्स द कंपैरिजन बिटवीन वाटर एंड रियलिटी. और रामायण हमें बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. महाभारत हमें सिखाता है कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ टैंक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. इन भगवत गीता हमें सीखने को मिलता है कंपैरिजन ऑफ लाइफ विथ वाटर. बृहद संहिता हमें डिस्क्राइब करता है रिलेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर. और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे चाणक्य जी को, उनके एक अर्थशास्त्र में
हमें वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। Uh, so, just as the structures help to preserve the idea of a developed civilization with various water management techniques, the existing structures help to reinforce this idea and enable us to imagine the positive impact of these structures on the daily life in that era. India is a country with many rulers and many civilizations that have shaped our technology and culture over the 5,020 years. These civilizations have also helped us gain insights into one of the most important problems plaguing our nations today, water and its management. As you can see, our ancestors were responsible for building large and magnificent structures that were not only beautiful to look at, but also served a very important purpose to recognize the value of water. Artificial lakes with a continuous 365-day water supply, locking dockyards that were constructed more than 4,000 years before the modern marvel of the Panama Canal, a dense and regularly updated and expanded network of canals, and a diversion weir that diverted the wild floods of the Kaveri to protect the farmland are some of the structures with such technical advances that helped generations of engineers from around the world expand their knowledge. Next slide, please. The ever-flowing river is considered the source of life and has been the sole reason for many of the civilizations that have built near it. This has also led to many water management structures built near a river. As you can see from the picture, the years may pass, but the river remains omnipresent. This is glorified by the fact that the Maurya Empire, which began around 322 AD, were the builders of both the Sringaverapura tank complex, a 250-kilometer long complex of underground tanks that purify water by passing it through a siltation tank, followed by two sedimentation tanks and a circular tank for water consumption and collection by citizens, while excess water is returned back to the river, and the Ahar system, which took advantage of the seasonal swelling of the river to maintain a temporary reservoir called the Ahar and provide a water supply to various farms through a network of tributaries called the Pines. The Paliwal Brahmins, a settlement of Brahmins originating from the Maurya Empire, who settled in the arid region of Rajasthan from 1291 AD, were the inventors of an indigenous micro-storage reservoir system known as the Nada, in which a diversion weir built across a river course was used to store water in a pit dug in the ground. This water could be used for agriculture and help replenish the groundwater, which could then be accessed through wells. And finally, the Maratha Empire, led by Chhatrapati Shivaji Maharaj of the Bhosle clan in 1674 AD, pioneered one of the most efficient conventional farming methods in the world, flood irrigation. Water from the main river is diverted into a canal called the Kalwa and then into smaller tributaries, the Charis, which surround the flood and are controlled by pivoting wooden saucers. While excess water is diverted back into the river via Sandwa, the water helps irrigate the individual floods and with individual crops, allowing for a positive crop rotation. Now, they are all structures built at different times, but one thing that unites them is the river. What this entails is that everyone in the past of a great nation, regardless of the religion, geographical location, and mentality, was devoted to water. They knew its value and understood how to preserve it by working with nature and not against it. And what would happen if it disappeared? Only if the people of today understand and embrace our roots and the various techniques and structures that have been developed for efficient and sustainable water management will our world still have a chance to survive, or better, still thrive in today's times of water scarcity and outdated and obsolete water infrastructure.
Good afternoon, everyone. Let's see the northwest zone of India. This zone is blessed with various water sources, from glaciers to streams to rivers and also groundwater. So numerous methods were used to store this water in northwest India. These are the states of the northwest zone, that are J&K, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh. Next, please. We will start with the driest state of northwest region, that is Rajasthan. So the method known as Kundi was most used in this state, which nowadays are referred as tankas. These are wells which are constructed underground. The top of these wells are covered with mud or wood. This is done to prevent evaporation of water, which is kept inside. So, and due to it being underground, it is also cool. The water is collected in kundis using roof as a catchment area. The next state is Punjab, also known as land of five rivers, has been dependent on river for its water requirement. So one such structure for collecting water is the water wheel. And the example of water wheel in Punjab is Persian wheel of Chaharta Sahib Gurudwara. So at the ends of circular rings, bucket type structures are added. Water gets collected in these buckets when the wheels are rotated by manual method. Nowadays, it can be rotated using electrical methods. So at the end, pipes are used to collect the water from these buckets and are transported wherever needed. So in this Cheharta Sahib Gurudwara, there are 6 such belts installed to draw out a large amount of water. Next. Similar kind of technique was used in a different way in Himachal Pradesh. In this state, there are a lot of streams available. So instead of collecting water, the flow was used to convert hydropower into mechanical energy. And it was used for flour mills or wool weaving and many other such activities. A Shimla-based agency known as Himurja also modified this Gharat structure and made it 40 to 50% more efficient. Whenever this structure is placed under a 10-meter waterfall, the design produced 10 horsepower or 7,500 watts of power, which was also used to run oil expellers, wool weaving, and many more. So northwest India is also blessed with a lot of rivers, and one such river is River Ganga, which spreads over a lot of area. A structure named the Ghats of Varanasi was constructed in 3rd century during Mauryan era. The Varanasi Ghats, they are the steps, like they are a set of steps that acts as a vertical travel in and out of River Ganga. These ghats were constructed over several centuries by various rulers and religious leaders. They were made out of stones and bricks to withstand the strong shifting currents of this River Ganga. These were built to allow access of the Gangas for variety of spiritual and cultural practices like bathing, cremation, and prayer for Hindu community. Aside from the religious significance, these ghats were used as a hub for trade and business in the region that involved water transportation. The stairs built over a large span acted as a mean of vertical travel in and out of a river Ganga. Okay, guys. So it's time for poll again. There was a request from my side that if you all can unmute yourself, if you know the answer and answer it, it will be great. And the session will also be more informative and more interactive. Okay, I can see answers coming. Hurry up, guys. It's really very easy, isn't it? Question is, I can repeat, conservation of rainwater is explained in which of the Vedas? Options are Rig Veda, Atharveda, Bhagavatam, Samved. Yes, I can see pretty number of people answering right. Yes, go ahead. Anyone wants to unmute and tell the answer? Hints for your friends? Okay.
There are three questions. Please note it down. The second question is graded agriculture plots built for efficient water uses and to ensure healthy crops rotation is called. You have to name what it was called. And the third, I think so it is very easy. How was rainwater collected into kundis? जैसा मैंने पहले बोला था, अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना होगा, so you can easily answer this. If you guys are feeling shy to unmute yourself, so you can just send your answer in chat as well. Or if there is any doubt, also you can put it in the chat. We will love to answer your questions. Okay, still few people are left. Please answer it quickly so that we can display the results. Meanwhile, do anyone wants to share among all the audience, do anyone wants to share something with us till date? If you have any doubt in the first, second, and the third modules, you are free to say that, or you can also drop in the chat box. Or if you want to add something, we can do that. Okay, since a good amount of people, almost everyone have filled the poll, so we can end the poll. I'm giving you last 5 seconds. Please do it, otherwise we will close it. Okay, so the poll is ended. How eager you are to see the results? Anything's in the chat? Yes, no? Very good. Okay. Okay, so we should display the result? Yes, okay, we are ready with the result. So the correct answer for the first MCQ was Atharvaveda. Yes, conservation of rainwater was clearly explained in Atharvaveda verses. Moving ahead to the second, graded agriculture plots built for efficient water uses and to ensure healthy crop rotation is called FAD. Yes, and let's see how many yes. Among 58% of people have told FAD. Yes, there was a little confusion between GRIP, but no, the correct answer is FAD. And the third MCQ, how was rainwater collected in kundis? Yes, again, 58% have answered it right. Okay, so I think so now we should move ahead to the remaining one. ओके, थैंक यू रोहित. सो बेसिकली अभी हमने स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट में कौन से एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज है वो देखे. अभी हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे साउथ वेस्ट में. बेसिकली अलग अलग राज्यों के हिसाब से उनका टाइप ऑफ टेरेन, क्लाइमेटिक कंडीशन, पर्पस क्या था कंस्ट्रक्शन पे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, पेशवा थे, ऐसे रिलेटेड टू वेरियस जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्परर्स थे उसके हिसाब से कैसे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक डिफर होता था. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है. सो ये सारे फैक्टर्स है. अभी अगर स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट में जब स्टेट्स बोले तो फर्स्ट है गुजरात, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. तो ये सारे स्टेट्स में कैसे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक होती है ये अभी हम देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो बेसिकली सबसे पहला है कनेरी केव महाराष्ट्र में. बेसिकली कनेरी केव ये बुद्धिस्ट मोनास्टिक जो थे वहां पे लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे. सबसे इंडिया से सबसे लार्जेस्ट जो बुद्धिस्ट सेटलमेंट है उसमें से एक कनेरी केव है. ये संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में जो है महाराष्ट्र में वहां पे है. और इवन आज भी अगर हम जाएंगे तो जो मेजोरिटी स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में दिखते हैं. अभी स्पेसिफिकली अगर ये फर्स्ट इमेज देखे जिसको मैंने सिल्ट क्लींजर करके नेम किया है, ये क्या होता है ये हम समझेंगे. बेसिकली आज के टाइम में वाटर जो होता है उसको क्लीन रखने के लिए वेरियस टेक्निक यूज करती है म्युनिसिपैलिटी या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस केमिकल्स यूज करती है. बट तभी ऐसे नहीं था. तभी क्या कौन सी प्रोसेस यूज करती है ये देखेंगे. आज भी हम एलम यूज करते हैं,
आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम फॉकुलेशन प्रोसेस जो होता है, जिसमें वाटर को एक जगह पे रखा जाता है एंड उसके वजह से जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो उनका वेट हैवी होके वो नीचे सेटल होते थे। वैसे ही अगर हम कनेरी केव की बात करें तो टोटल 109 केव्स थे, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। और फिर वाटर को एक जगह से हर जगह, ऐसा नहीं होता था कि हर जगह स्प्रिंग्स हो या फिर हर जगह टैंक पॉसिबल हो, तो वाटर को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए ऐसे सिल्ट क्लींजर रहते थे, चैनल्स रहते थे, और उसके दरमियान बीच में जो भी वेरियस डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स जो नीडेड नहीं है वाटर के लिए, वो सारी चीजें भी उसमें आ जाती थी। क्योंकि आज हम पाइप यूज करते हैं जो कि टोटली बंद होता है और उसमें एयर का इतना मेजर रोल नहीं आता, बट यहाँ पे ये ओपनली होते थे। तो इसको कैसे अवॉइड करते हैं ये हम देखेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर ये फर्स्ट एरो डिनोट करता है कि एंट्री, पानी का एंट्री कहाँ से होता था, और बीच में जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर है ये इसके लिए रखा जाता था ताकि पानी का जो स्पीड है, जो रोटेशनल फ्लो है, वो वहां पे आके थोड़ा कम हो जाए। जैसे ही रोटेशनल फ्लो कम हो जाएगा, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स है, वो नीचे बैठ जाएंगे। एंड जो सेकंड एरो है वो दिखाता है कि वहां से एग्जिट होता था। मतलब पहली जो सतह होती है उस पे से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होती है वो नीचे वाली सतह पे जाके वो बाउल में रह जाती है एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट से वो एग्जिट करती है। सो बेसिकली टू remove the unwanted particles and dirt from the water, it was the main agenda. Then again to use the gravitational force for allowing the particles to settle. Then today we use Hello. tanks and ponds on the edge of the slope. महाराष्ट्र में ये है, बेसिकली फोर्ट शैलेर है। ओके, सो टैंक्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द एज ऑफ द स्लोप। अभी बेसिकली यही आएगा कि ये सारे टैंक्स एज पे क्यों किए जाते थे। इसका प्रामुख्य से यही कारण है कि जो भी रेनफॉल होता था, जब भी बारिश होती थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोर्ट्स है, मेजोरिटी फोर्ट्स अगर हम देखें वो सारे हिली एरिया में हैं। एंड हिली एरिया में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को स्टेबल करना या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना वो प्रॉपर चीज नहीं होती थी, और वो अपने आप में ये बहुत बड़ा टास्क होता था। बट छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट विजन, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने क्या किया, जो भी टैंक्स होते थे उनको एज पे कंस्ट्रक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये माउंटेन अगर हम देखें, इसके एज पे वाटर को ब्लॉक करते थे ताकि जो भी वाटर रेनफॉल से आए वो डायरेक्टली जाके वो टैंक में आ जाए, ताकि वी विल यूज द मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है वो प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सके। सो द टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द एज ऑफ द स्लोप एंड सारे टैंक्स को जो है डिसेंट्रलाइज किया जाता था। जैसे कि आज म्युनिसिपैलिटी जो होती है, काउंसिल होती है या फिर गवर्नमेंट बॉडी जो वाटर प्रोवाइड करती है, वो अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स होते हैं ताकि अगर एक में कुछ इशू हो तो वो सारे चीजों को अफेक्ट ना करे। वैसे ही बट यहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो था। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम अगर अटैक होता था तो जो भी फॉरेन इन्वेडर्स होते थे वो क्या करते थे, वाटर टैंक पहले मैप पे आइडेंटिफाई करते थे कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का है या फिर वाटर टैंक्स का है, एंड उनको पहले डिस्ट्रॉय करते थे। तो ऐसी चीज आ गए तो जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी वहां पे लोग रह रहे, अराउंड 300 to 500 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फोर्ट। जैसे कि मॉनिटर्स फोर्ट होते थे, फिर अलग टाइप के फोर्ट होते थे, एक रेसिडेंशियल फोर्ट होते थे। वैसे ही अगर वहां पे अगर फोर्ट जो भी वाटर कंजर्वेशन का टेक्निक है अगर वो टूट गया तो अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट है ड्यूरिंग वॉर टाइम उनको अल्टीमेटली कितना महीने के बाद वो फोर्ट अल्टीमेटली लीव करना पड़ेगा ड्यू टू शॉर्टेज एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। टू अवॉइड दिस ऑल द टैंक्स ऑन द फोर्ट्स आर केप्ट डिसेंट्रलाइज्ड। बाद में ये जो बीच में अगर देखें जो ये वाटर लेवल है, इसको अगर अभी हम देख सकते हैं कि ये कितना वाटर लेवल है, बट उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आज अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास मार्किंग होता है। अगर हम डैम को विजिट करें तो हम देख सकते हैं कि फ्री बोर्ड कितना है, फिर सिल्ट लेवल, वो सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट तभी वैसा नहीं होता था। तभी वो लोग ने स्टोन जो रहता है, जो मैक्सिमम यूज ऑफ ऑप्टिमम अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका यूज करके जो स्टोन होता है उसको बीच में ऐसे रखते थे ताकि जो भी लेवल पे स्टोन पे दिखे वो उससे पता चलता था कि डेप्थ ऑफ द वाटर कितना है। ऑल्सो इसमें एक मल्टीपर्पज कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज का जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलता है अलग अलग फैक्ट्री से या फिर बोलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वहां से जो भी वेस्ट निकलता है वो हम फिलिंग के लिए यूज करते हैं। बट वहां पे कैसा होता था, ये जो मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ये बेसाल्ट रॉक में क्रेव्ड किए जाते थे, और उसको ओवरकम के लिए जो भी फिल उसमें से निकलता था, जो भी कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलता था उसको तटबंदी, ये बेसिकली मराठी वर्ड है, तटबंदी इसको बोलते हैं। बेसिकली जो वॉल्स होते हैं फोर्ट्स के उसके लिए यूज किया जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम देखा, अभी हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे पेशवा के टाइम। पेशवा बेसिकली अगर बोला जाए कि ये
पोस्ट होता है, जैसे कि आज के टाइम पे मुख्यमंत्री का पोस्ट होता है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के गाइडेंस के अंडर पेशवा का एक पोस्ट होता था। बेसिकली वो लोग सारा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, फंडिंग एंड ऑल छत्रपति का हुआ करता था, वैसे चीजें होती थी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम बहुत सारा मतलब तभी वो स्टेबल कर रहे थे अपना एम्पायर, जो मराठा एम्पायर है वो स्टेबल करने पे थे। बट जब भी पेशवाज आए, पेशवाज ने जब भी चार्ज लेना चालू कर दिया, तभी मेजर फोकस दिया गया ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें, शनिवार वाड़ा और कातराज लेक, बेसिकली जो शनिवार वाड़ा है ये फोर्ट है। अगेन पेशवा जब वहां पे रहते थे, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे पुणे सिटी पे। तो इसमें यही है कि पुणे सिटी इतनी लार्ज है, उसका वाटर कंजर्वेशन टेक्निक एक रिवर से फुलफिल नहीं होता था, या फिर वाटर सप्लाई का जो नीड्स होते थे लोगों को एक इससे फुलफिल नहीं होता था। तो एक टास्क ऐसा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टैंक कंस्ट्रक्ट करते थे, बहुत सारे टैंक्स है वहां पे, ज्यादा वाटर सप्लाई सिस्टम फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। बट पेशवा के टाइम पे ये डेवलप किया गया। जैसे कि अगर हम सेकंड इमेज देखें, जिसमें मैंने लिखा है पाइपलाइन सिस्टम फ्रॉम कातरज लेक टू शनिवारवाड़ा पुणे महाराष्ट्र, तो वो जो हिली पार है, बेसिकली ये एलिवेटेड हाइट मॉडल है। इसे और डिटेल में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसे बनाया गया है कि जो ए पॉइंट है, जो ऊपर है, जो माउंटेन जैसे आपको दिख रहा है, वहां से पानी को शनिवारवाड़ा तक लाए जाते थे। और अगर उसका इंटीरियर पार्ट देखें, मैं बाजू में लिखा है नल और नहर पुणे महाराष्ट्र। बेसिकली ये 30 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल हुआ करता था, 8 किलोमीटर लॉन्ग उसका लेंथ था एंड 4 फीट उसका डायमीटर था। इवन जो बाकी के जो है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 पॉइंट टू बी पॉइंट, बीच में जो भी पॉइंट्स आते थे, जो भी लोकेलिटीज होते थे, फॉर एग्जांपल अमृतेश्वर था, गणेश नगर था, इंदिरा नगर था, ऐसे बहुत सारे जो एरियाज होते, उनको वाटर ये प्रोवाइड करने का नल नहर काम करता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी हम देखेंगे स्पेसिफिकली हम्पी और कर्नाटका में। बेसिकली ये पुष्करनी का एग्जांपल है। पुष्करनी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर कंजर्व करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए, जो टेम्पल्स के नजदीक हुआ करते थे। टेम्पल्स के नजदीक इसके लिए, ताकि जो भी डीटीज का प्रैक्टिस हो, भगवान की जो पूजा हो, उसमें जो चढ़ावा हो, या फिर विसर्जन वाली जो सारी चीजें होती है, वो सारी प्रैक्टिस करने के लिए पुष्करनी को जस्ट मंदिर के बाजू में, आज भी अगर आप बैंगलोर या फिर ऐसे जगह जाएंगे तो देखने को मिलेगा, जहां पे भी मंदिर है उसके आजू बाजू में आपको ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जिसको पुष्करनी बोलते हैं। सो बेसिकली ये वाटर कंजर्व एंड स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। एंड जो ये स्टोन्स है, इनका अलाइनमेंट प्रॉपरली होना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए स्टोन्स को नंबरिंग दिया जाता था। जैसे कि आज हम पजल सॉल्व करते हैं, तो या फिर हम पजल के पीछे 1 2 3 लिखते ताकि हम जल्दी उसे सॉल्व कर पाए, वैसे ही तभी पुष्करनी के जो स्टोन्स है उनको प्रॉपरली ड्रेस किया जाता था, उनका साइजिंग उनके वेट के हिसाब से उनको प्रॉपरली ड्रेस किया जाता था। एंड उसके बाद उनको नंबरिंग दिया जाता था, ताकि जब भी उसको जो डिसमेंटल है उसको प्रॉपरली इंटीग्रेटेड रखने के लिए ये नंबरिंग सिस्टम यूज की जाती थी। अगर अभी जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगेन पुष्करनी में ये रॉयल कनाल बीच में है, ताकि पॉइंट को जो भी पानी जो पानी इकट्ठा है, या फिर जो रिवर से पुष्करनी में कभी कभी होता था कि स्प्रिंग्स होते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स होते थे, उनको आइडेंटिफाई करके पुष्करनी में पानी दिया जाता था, या फिर कभी रेनफॉल का था। बट अगर इन केस वहां पे नजदीक में रिवर है, तो ये रायल कैनाल करके मेंशन है। ये 100 किलोमीटर रायल कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर। सो बेसिकली उसका ए पॉइंट है तुंगभद्रा रिवर एंड बी पॉइंट है पुष्करनी, जो सेकंड एरो में दिखाया जा रहा है। इट इज अ सिग्निफिकेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट वाज बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर टू द पार्च रीजन, जहाँ पे पानी नहीं आता था, जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी इतना नहीं होता, वहां पे दिया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी हम देखेंगे जहाज महल। सो बेसिकली ये जहाज महल हिंदी वर्ड है, जहाज मतलब शिप होता है और महल, अभी महल माने हमको सबको मालूम है कि एक फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर, या फिर एक जो भी किंग्स रहते थे उनके रहने के लिए जगह होती थी। ये स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश का एक स्ट्रक्चर है, और जहाज महल इसके पीछे एक लॉजिक है। जहाज महल इसके लिए इसके बोला जाता था कि ये अगर हम स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखें तो इसके दोनों साइड आर्टिफिशियल पॉन्ड्स है। जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, जो भी रेनफॉल होता था, जब भी हैवी जून जुलाई अगस्त में जब भी ज्यादा बरसात होती थी, तो ये जो वाटर लेवल अभी जो अपने को कम दिख रहा है वो पूरा फुलफिल होकर पूरा ऊपर तक जाता था। एंड शिप पे अगर हम सेंटर में खड़े रहे तो हमें कैसे दोनों बाजू पानी दिखता है, वैसे ही ये व्यू देता था। इसके नीचे ये सारे पूरा जो सिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए राहत सिस्टम है। ये हम आगे वाले स्टेट्स में देखेंगे कैसे राहत सिस्टम वर्क करता है। वैसे डेवलप किया जाता था, अलग फिल्ट्रेशन राउंड्स होते थे, ताकि जो भी वाटर है जो सब्जेक्ट्स को दिया जाए वो अच्छा हो, उसका प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हम लोग ले। सो बेसिकली सराउंडेड बाय 2 लेक, जो मैंने बोला था, मुंजा एंड लेक कापुर। सो ये दोनों लेक्स होते थे, फुलफिल हो जाने के बाद ये प्रॉपरली एक लेवल तक आ जाते थे। एंड मेनी वेल्स है इसके नीचे ग्राउंड, ऐसे वेल्स होते थे जो ऑर्डिनरी इवन आज कोकन रीजन में भी मिलते थे, बट ये वहां पे स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी हम देखेंगे गुजरात में और महाराष्ट्र में। अभी स्पेसिफिकली गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स है, ये बाजू बाजू में क्यों रखे इसका मैं आपको एक बताऊंगा कि ये जो अदला स्टेपवेल है,
ये बेसिकली ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि जो पानी है उसको सेफ रखा जाए, पानी को डिस्टर्ब ना किया जाए। इवन जो एनिमीज होते थे, फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, वो उनका मेन एग्जाम्पल ये होता था, एम होता था कि पानी को पॉइजन करे या फिर जो भी वाटर कंजर्वेशन का टेक्निक है, स्टोरेज का सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि वहां पे कोई पानी ना पी सके। और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो सारा जो फोर्ट है जो कैप्चर किया हुआ है किंग ने, वो अल्टीमेटली वो छोड़े। बट अगर हम स्पेसिफिकली अदलाज टेम्पल की बात करें, ये अगेन एक रेप्लिका ऑफ अंधार भाव। बेसिकली अंधार इन मराठी इट मीन्स डार्कनेस। Okay, andhar is a Marathi word, andhar bhav. Andhar in English means darkness, bhav means well. Basically पनाला फोर्ट है, वहां पे ये देखा गया। ये आदिल शाह के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, क्योंकि इवन ही वाज वेरी स्मार्ट। उनको मालूम था कि इवन मराठा अगर अटैक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉइजन कर दे। तो पानी को सेफ रखने के लिए आज भी अपना सिंटेक्स का टाकी रहता है, सो उसमें इतना कुछ इशू नहीं होता बिकॉज वी कवर इट। बट तभी वॉर सिचुएशंस होती थी, एनिमीज कैसे भी अंदर आ सकता था और कैसे भी पूरा जो वाटर सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता था। इवन जो ये एंट्रेंस देख रहे हैं या फिर ये जो बालकनी जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, वहां पे ये होते थे, सोल्जर्स होते थे, ताकि वो पानी को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। थैंक यू गौरव। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट इंडिया की ओर। तो ये रीजन में जो जो स्टेट्स है वो है छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु। सो इन राज्यों में जो एम्पायर्स मोस्टली जो थे वो मौर्यन डायनेस्टीज थे, कल्चरी डायनेस्टी थे, चोला डायनेस्टी थे। और ये सब जो डायनेस्टीज थे इनके बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो उनके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में पाए जाते हैं। तो जो वाटर जो कलेक्शन हुआ करता था, इट वाज मेनली द रेनफॉल विच यूज्ड टू फॉल ओवर दिस स्टेट्स, एंड आल्सो जो रिवर्स जो ड्रेन करते हैं ये रीजन्स को, उनके उनका वाटर कलेक्ट करके वो हार्वेस्ट करते थे। तो आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजीज की ओर। जो लेफ्ट में है वो छत्तीसगढ़ के टेक्नोलॉजीज है और जो राइट में है वो उड़ीसा की टेक्नोलॉजीज है। तो आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है वो विष्णु टेम्पल टैंक है। तो दिस इज बेसिकली अ सीक्रेट टैंक। छत्तीसगढ़ के बहुत जिलों में ये पाया जाता है कि बहुत टैंक्स बिल्ड है जो टेम्पल से एसोसिएटेड है। तो पहले जब भी मंदिर बांधते थे तो उसके लेआउट के अकॉर्डिंग टैंक्स बांधे जाते थे विच वर सर्कुलर और आइदर रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ये जो स्पेसिफिक टैंक है विष्णु टेम्पल टैंक, इससे एसोसिएटेड एक स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि एक राक्षस था, वो गौ हत्या करने लगा था। तो वो इस पाप के बहुत मतलब बहुत गिल्ट से भरा था। तो वो गए लॉर्ड विष्णु के पास और उनसे फॉरगिवनेस मांगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक ये टैंक बनाए और उसमें डुबकी मारे और आपके जो भी पाप है वो सब धुल जाएंगे, और आप जाके एक मंदिर बनाए उसके बाजू में और मेरा आइडल रखे। तो उन्होंने ये जो टैंक है वो बनाया। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो मूरा है। मूरा was built approximately 400 years ago. So this technology was built by the Rajgond rulers. So ये एक टैंक है, रिजर्वॉयर टाइप है, which was 126 acres in size. So ये इतना बड़ा था कि जो भी like रेन वाटर इसमें कलेक्ट होता था, which it was sufficient for the entire year. तो ये पानी वो जो लोकलाइट्स थे वो बेसिकली इरिगेशन के लिए यूज किया करते थे। आगे बढ़ते हैं ओडिशा की ओर। जो राइट में है वो पॉन्ड। जो राइट में पॉन्ड है, पॉन्ड ऑफ देवी पदारा, इससे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी एसोसिएटेड है। तो हुआ क्या था कि लॉर्ड शिव और देवी पार्वती आए थे विजिट पे, और वो इस एरिया में घूम रहे थे और उनको अचानक से दो राक्षस आके उनको रोकने लगे। तो शिव जी बहुत गुस्से में आए और उनको फोर्स किया नर्क में। तो वो जो फोर्स से उन्होंने नर्क में उनको भेजा, उसके वजह से एक अंडुलेशन हो गया वो रीजन में, और उस रीजन में पानी भरने लगा। तो आगे जाके एक किंग जजती करके थे, उन्होंने 2000 साल पहले ये टैंक बांधा और इसके चारों ओर शिवलिंगास बिल्ड किए। तो इसमें कुल मिला के 108 लिंगास है
जो प्रेजेंट थे, और अभी एक्चुअल में एट प्रेजेंट ये लिंगास बहुत डिस्ट्रॉय किए गए हैं, क्योंकि ब्रिटिश राज और बहुत सारे आगे जो मुगल आए थे उन्होंने ये सब डिस्ट्रॉय किए, तो बहुत कम लिंगास अभी बचे हैं। इसके नीचे है कतार सिस्टम। दिस वाज बेसिकली लाइक एन अर्थन डैम। तो ये रिवर्स के अक्रॉस बांधते थे यूजिंग मड और स्टोन, विच एवर लोकल रिसोर्स विच वाज अवेलेबल इन दैट रीजन, तो इसके हिसाब से बांधते थे। इस टेक्नोलॉजी को इवन वुड यूज करके भी बांधा गया है कुछ जगहों पे। सो दिस वाज बेसिकली टू अक्यूमुलेट वाटर, और ये पानी फिर वो इरिगेशन के लिए यूज करते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट्स। सो नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। सो जो लेफ्ट में बंगाल इंडुलेशन चैनल है, इसमें बेसिकली मिट्टी का ढांचा बनाते थे पानी की साइड्स में, और बेसिकली जो फ्लड वाटर होता था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था इन द फार्मलैंड्स। तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो आता था वो मॉस्किटोज का हुआ करता था। बट जो फार्मर्स थे उन्होंने ये तरकीब यूज की कि उसमें मछलियां डाल दी, तो जो मॉस्किटोज के लार्वे होते थे वो मछलियां खा जाते थे, और ये पूरा जो पानी होता था वो बहुत प्योर होता था। सो दिस टेक्नोलॉजी वाज डेटेड बैक टू मौर्यन era, and this was present in almost every parts of Bengal, but the Britishers came in and they destroyed this kind of water management system. उसके नीचे है earthen wells। तो बेसिकली ये जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था। ये जो वेल्स बांधते थे वो विच वाज मेड अप ऑफ मड। सो एक इनका जो डायमीटर होता था वो 0.8 मीटर से 1 मीटर तक होता था, और वो मिट्टी को खोदते थे और वो ये वेल डालते थे, और जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होता था तो और एक वेल उसके ऊपर रखते थे, एंड जो बॉटम पार्ट है उसको तोड़ते थे, और वो वेल का जो डेप्थ है वो इंक्रीज करते थे। तो इसका जो टोटल डेप्थ हुआ करता था वो 10 फुट से 15 फुट के आसपास हुआ करता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजन है डेक्कन रीजन। तो इस रीजन में शिवलिंगा स्टेपवेल्स बहुत एक फेमस स्टेपवेल है जो प्रेजेंट है। तो शिवलिंगा टेम्पल जो बांधा गया था वो गढ़ी ब्रदर्स ने बांधा था, एंड दिस dates back to almost 300 to 400 years ago. So इस stepwell जो गढ़ी brothers ने बांधा था वो was in devotion to Lord Shiv, and this stepwell has been used for religious practices over the years. और जो next system है वो series of tanks है. This can be seen in almost all parts of the states of Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu. So होता क्या है कि ये state का जो topography है वो बहुत undulating है। सो वो एक हायर लोकल एलिवेशन पे एक टैंक बिल्ड करते हैं, एंड उनके साइमल्टेनियसली लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे और सिमिलर टैंक्स बांधते जाते थे। तो जो सबसे ऊपर जो टैंक हुआ करता था उसमें हेवियर सेडिमेंट सेटल डाउन होते थे, एंड उसका पानी जो टैंक उसके सक्सीडिंग है नीचे उसमें भेजा जाता था। सो वो प्योर पानी ऊपर का जाता था, और उसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो सेटल हो जाते थे। तो साइमल्टेनियसली ऐसे टैंक्स बांधते थे और पानी उसमें सेटल डाउन हो जाता था, और सबसे नीचे जो पानी रहता था वो बहुत प्योर होता था, और वो बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते थे, और बाकी के टैंक्स में जो पानी हुआ करता था वो इरिगेशन में यूज करते थे। दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द कल्चरी डायनेस्टी पीपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो ये वीडियो है वो बेसिकली कुंड है जो छत्तीसगढ़ में पाया गया है। तो होता क्या है कि एक कुंड एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सो दिस आर अपसाइड डाउन कप एंड सॉसर बेस्ड सिस्टम। सो आप देख सकते हैं कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो बकेट बाहर आया है वो एक ओपनिंग से बाहर आया है। तो जब रेनफॉल होता है तो रेन वाटर उसमें कलेक्ट होता है ये टैंक में, एंड यूजिंग पुली सिस्टम पानी बाहर निकालते हैं। एंड ये बहुत जिलों में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के, और इवन उड़ीसा के बहुत सारे जगहों पे ये पाया गया है। दिस वाज एन एंशिएंट सिस्टम व्हिच डेट्स बैक टू भान डायनेस्टी व्हिच वाज प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़। और बेसिकली ये जो पूरा दिख रहा है आपको वो यूजिंग क्ले और मड ये पूरा ऐसा डोम वो बांधा करते थे। ये अलग स्टेपवेल जो ऑलरेडी कवर्ड था। दिस टेम्पल इज सीताराम बाग विच इज इन हैदराबाद इन तेलंगाना। सो ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो मुगल और
राजपूत स्टाइल से इंस्पायर्ड है। सो इसका फेमस जो है वो उसका स्टेपवेल्स है विच इज फाउंड एट द रियर पार्ट ऑफ द टेम्पल। सो ऐसे सीरीज में उन्होंने टैंक्स बांधे थे। सो जो सबसे नीचे टैंक है वो उसमें बहुत प्योर पानी पाता मिलता था, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स बहुत कम थे, और ये पानी वो लोग बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे। और ये ऊपर ये जो टैंक्स है उसमें जो पानी हुआ करता था वो मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उधर बहुत जो भी डिसीजेस जो भी लोगों में हुआ करते थे वो क्योर होते थे जो मेडिसिनल प्लांट्स होता था। सो बेसिकली ये टेम्पल एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता था पूरे सिस्टम पूरे एरिया में। थैंक यू लिएंडर। अभी हम लोग बढ़ते हैं मेरे जोन में, जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड मेरा जोन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। एक पार्ट है नॉर्थ जिसमें उत्तराखंड है, सेकेंड पार्ट है ईस्ट उसमें बिहार एंड झारखंड, थर्ड पार्ट इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 7 सिस्टर्स। एंड उसमें जो स्टेट्स कवर हम लोग करेंगे वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। अभी इस एरिया का हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इस हिस्ट्री को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पीरियड है वैदिक पीरियड, सेकंड मौर्यन, थर्ड है ब्रिटिश। अभी जब भी वैदिक पीरियड में मेन सोर्स ऑफ वाटर वाज बारिश ऑफ कोर्स, बट जब भी बारिश नहीं होती थी तो उस टाइम लोगों को लगता था कि जो इंद्र भगवान है, बारिश के देवता, वो हम पे प्रसन्न नहीं है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो लोग यज्ञ करते थे, और वो यज्ञ में वो लोग ऐसी कुछ सामग्री डालते थे जिसके वजह से जो धुआं उठता था उस धुएं से क्लाउड्स वर अट्रैक्टेड। सेकेंड पीरियड वाज द मौर्यन पीरियड। इस पीरियड में जो अशोका किंग थे उन्होंने बहुत सारे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट किए एंड जारी किए। बट एट द सेम टाइम उनको पता चला कि जब भी वाटर का वेस्टेज हो रहा था तो उन्होंने उस वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए पानी पे टैक्स लगाना चालू किया, सो दैट पीपल यूज द वाटर केयरफुली। नेक्स्ट वाज द ब्रिटिश पीरियड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड more new technologies were invented for sure, but at the same time these technologies were invented in such a way that the profits were drawn towards the East India Company, or else we can say the Britishers. Next, in our region the main source of water is the Ganga river, and second is the Brahmaputra. Ganga and its tributary, and Brahmaputra and its tributaries. Ganga is for the north and the east part, but the Brahmaputra is for the northeastern states. Now, moving forward, we'll see the technologies, the ancient technologies in the region of Uttarakhand, Bihar, and Jharkhand. Now, first, Nola. Nola एक ऐसा स्प्रिंग है जो एचपी या फिर उत्तराखंड में पाया जाता है. The local understood its importance as a source of water and a traditional came into existence lead to development of Nolas. Nolas are simple word built step wells constructed with a proper roof, usually in temple like structure. And इसका main principle जो नौला का है वो है ड्यू टू द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज द अहर पाइन. अहर पाइन्स के बारे में अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं तो अहर इज लाइक अ रिजर्वायर इन बिटवीन, एंड पाइन्स आर लाइक स्मॉल स्मॉल चैनल्स connected to the reservoir, that is ahar. and जो जो उन वो पाइन्स पानी को बाहर दूसरी जगह पे सप्लाई करेंगे, and the whole system is called as ahar pine. The middle image, that is the wheel वाला image, is राहत. राहत एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 व्हील्स इंक्लूडेड है, 2 व्हील्स या फिर 2 चक्र इंक्लूडेड है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड जो ऊपर का चक्र है वो किसी बैल या फिर किसी गाय से अटैच रहेगा और वो बैल उसको गोल गोल घुमाएगा ऊपर वाले व्हील को. एंड ड्यू टू दैट जो वर्टिकल व्हील है वो भी घूमेगा, एंड जो अंडरग्राउंड पानी है दैट विल बी लिफ्टेड अपवर्ड्स. एंड ये सुनने में थोड़ा अगर
इमेजिन नहीं हो रहा है, तो वी हैव अ वीडियो फर्दर इन दिस प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ विल मूव फॉरवर्ड. सो जो बॉटम में इमेज है वो है जाबो. Like now, what is Zabo? Zabo is a contour terrace structure. It involved a reservation of forest on the hilltops to provide the catchment for the water. At the next level, ponds are dug out to hold rainwater, which is brought there through small channels. These channels are even dug across the roads. जाबो दिखने में ऐसे टेरेस जैसे स्ट्रक्चर्स रहता है जिसमें ऊपर से पानी नीचे फ्लो होता है एंड ऊपर वाले टेरेस में पानी फेल होगा, देन वहां से नीचे वाले में फेल होगा, वहां पे स्टोर होगा, देन नीचे वाले में, ऐसे कर करके वो नीचे तक जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डोंग्स. व्हाट इज डोंग्स? द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ बोडो पीपल इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल. दिस वाज परफॉर्म्ड बेसिकली थ्रू इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट. Dongs are man-made structures similar to canals to route water from available water sources, which are usually perennial, okay, to the paddy cultivating fields. And now we'll move towards bamboo drip irrigation. Bamboo drip irrigation थोड़ा interesting है. Bamboo drip irrigation ऐसा रहता है जिसमें it is used to divert perennial springs on the hilltop to the lower reach by gravity. Gravity से पानी एक बाम्बू के कैनाल से दूसरे बाम्बू के कैनाल में फ्लो होता है एंड जिधर भी चाहिए लाइक एट द बेस वहां पे वो पहुंच जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द लिंकुम स्ट्रक्चर्स. द लिंकुम स्ट्रक्चर्स जो है वो बीच में जो बैम्बू वाला है वो है. द लिंकुम स्ट्रक्चर्स इज कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशन अक्रॉस द स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर व्हेन द फ्लो इज मिनिमल. वो रिवर के बीच में ऐसे बांधे जाएंगे एंड ऑफ कोर्स विंटर्स में होगा क्योंकि पानी का फ्लो उस टाइम पे कम रहेगा. यूजुअली अपस्ट्रीम साइड ऑफ द स्ट्रीम इज प्रेफर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ such structures so that stored water can be diverted to the command area of the adjoining paddy fields. Next we have is the पानी खेती. पानी खेती का जो राइट साइड टॉप का इमेज है वो पानी खेती का है. Talking about Pani Kheti, farmers develop terraces in the middle and the lower part of the hill slopes. Natural forest is kept intact in the upper portion of the hills. In this system, the hill streams are trapped or near the source of emergence. The water is channelized to irrigate a series of terraces in such a way that water continuously flows through the from the upper terraces to the lower ones without any soil erosion and maintaining a desired level of standing water. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी हम लोग देखेंगे राहत का वीडियो. ये है बॉटम पार्ट ऑफ द अंडर लाइक जो अंडरग्राउंड पानी जहां से निकलना है वो है. ये है वर्टिकल व्हील, ओके, एंड यहाँ से वो वर्टिकल व्हील जब घूम के आता है उसमें से पानी कलेक्ट होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैल है, उसको ऊपर एक व्हील से अटैच है एंड जब भी वो बैल उस व्हील को घुमाएगा तो वो वर्टिकल व्हील घूम के जो नीचे से पानी है वो ऊपर आएगा. एंड इट इज नाउअडेज आल्सो परफॉर्म, बट द ओनली थिंग इज बैल की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते इन टर्म्स ऑफ मोटर और समथिंग लाइक दैट. Thank you very much, Nimish. It was really a great explanation. So now, after these three topics, we will head towards another poll. So all of you are ready? Can I get a yes in the chat box, please? Okay, so it's time for the poll. Are you guys ready? Yes, I can say so. See so many yes. Yes. So here's the question. The first question is, the man-made aqueducts which were constructed during Peshwa's time was also termed as. Yes, okay. I can see many right answers. Yes. If you are done answering the first, so please focus on the second because it is very easy. Devi Padahara has how many lingas? Devi Padahara has dash lingas.
And the third pole is the principle on which bamboo drip irrigation system works. Yes. Friends, please be quick. So last 5 seconds. Yes, almost I think so. Everyone have answered. Please be quick, the one who have not answered. Okay, so we are ending this poll. So this time I'm showing the results very quickly. Yes. So 53% of the attendees have given the correct answer for the first MCQ, which is Nal Nahar. And yes, the other options, the people जो other options इन्होंने choose किया था, there are very less. So I can understand कि हाँ, आप सभी लोगों को session बहुत अच्छे से attend किया है और हर चीजें समझ गई हैं. And the second, yes, the correct option for the second is 108, which almost everyone have answered. Okay, so I can see a bit confusion in the third one. Many of you have chosen the capillary rise, but no, the correct answer is gravity flow. Next slide, please. ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका स्वागत करता है कान्हेरी गुफाओं के वीडियो टूर में। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कान्हेरी गुफाएं एक प्राचीन बौद्ध मठ है। ये गुफाएं पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक बनाई गई थी। गुफा परिसर में 109 गुफाएं हैं। इन गुफाओं को उनकी उल्लेखनीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें रॉक कट मूर्तियां, स्तूप, विहार और चैत्य शामिल है। परिसर में एक विस्तृत वाटर मैनेजमेंट प्रणाली भी है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। आज हम इसी वाटर मैनेजमेंट प्रणाली को वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। बारिश के मौसम में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए इन गुफाओं के आकार को जानबूझकर छत की तरफ घुमावदार रखा गया है। गुफा 2 और 3 के सामने पानी की टंकियों की श्रृंखला है। ये टंकियां चट्टानों को तराश कर बनाए गए चैनलों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी है। 60 में से 50 गुफाओं में कोढ़ी है। कोढ़ी या पोढ़ी का अर्थ है पानी की टंकियां। पीने के पानी के भंडारण के लिए बनाई गई पानी की टंकी को पानपोढ़ी या पानियापोढ़ी कहा जाता है। इसी प्रकार नहाने के पानी की पोढ़ी नहानपोढ़ी कहलाती है, जिनमें से कुछ पानी की टंकियां पीने के पानी के भंडारण के लिए और कुछ नहाने के पानी के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे। गुफा संख्या 2 के सामने जो टंकी है, उसके पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए लकड़ी के तख्तों से ढका जाता था। गुफा संख्या 13 से 18 के सामने आज लोहे का पुल है। प्राचीन काल में यहाँ लकड़ी का बड़ा पुल था, जिसे दूसरी तरफ की गुफाओं में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी पुल के सामने प्राचीन काल में एक पानी का बांध बनाकर पानी को रोकने का प्रयास किया गया था। वाटर मैनेजमेंट हमेशा मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है और यह प्राचीन भारत में भी अलग नहीं था। कुशल वाटर मैनेजमेंट का ऐसा ही एक उदाहरण मुंबई में स्थित कान्हेरी गुफाओं में देखा जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट ने उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सिस्टम आज 2000 साल बाद भी कार्यरत है। कान्हेरी गुफाओं में जल चैनलों का निर्माण कठोर बेसाल्ट चट्टान को काटकर किया गया था और पानी को संग्रहित करने के लिए टंकियां और कुंड बनाए गए थे। मुंबई में इस जगह पर बारिश के मौसम में भारी वर्षा होती है।
गुफाओं में रहने वाले भिक्षुओं ने वर्षा जल को संचयन और संग्रहित करने के लिए चैनलों, टंकियों और कुंडों की एक विस्तृत प्रणाली का निर्माण किया। इस पानी का उपयोग तब पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता था। कान्हेरी गुफाओं में ज्यादातर गुफाओं के सामने पानी के कुंड दिखाई देते हैं। गुफा 11 से गुफा 8 तक इसी टंकियों की एक बड़ी श्रृंखला हम यहाँ देख सकते हैं। गुफा 69 से 75 के सामने बड़ी नहानपोड़ियाँ है। इन नहानपोड़ियों का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था और इन जलकुंडों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। 3री शताब्दी तक पानी की टंकी और सीढ़ियाँ बनाने का ज्ञान उपलब्ध नहीं था, जो इंगित करता है कि यह 3री शताब्दी में बना है। भिक्षुओं ने पानी के प्रवाह को धीमा करने और प्रवाह को रोकने के लिए नहरों के किनारे छोटे बांध भी बनाए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पानी लंबे समय तक जमा रहा और इवपोरेशन या परकोलेशन से नष्ट नहीं हुआ। गुफा क्रमांक 41 के सामने जो जलाशय है, वह 2री शताब्दी में पुनकसेट्टी नामक व्यक्ति ने बनाए थे। पानी को लंबे समय तक संचयन करने के लिए नहरों को बांध बनाकर रोका गया था। आज यही बांध टूटी हुई अवस्था में दिखाई देते हैं। इस कान्हेरी पर्वत के शीर्ष पर 4 विशाल आयताकार जल भंडारण टंकियां हैं। इस टंकियों में बारिश के पानी को बाकी 2 ऋतुओं के लिए एकत्रित किया जाता था। कान्हेरी गुफाओं में टंकियां विभिन्न स्तरों पर बनाई गई थी, जिनमें ऊंची टंकियां नीचे वाले को भरने का काम करती थी। इससे सुनिश्चित हुआ कि पानी समान रूप से वितरित किया गया था और कोई बर्बादी नहीं हुई थी। भिक्षुओं ने एक जटिल फिल्ट्रेशन सिस्टम का भी निर्माण किया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि पानी साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी को इस तरह धीमा करके पानी से मिट्टी के और इतर कण को निकाला जाता था, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस वर्चुअल टूर में जुड़ने के लिए हम ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हम सभी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी इसके पास आए, कान्हेरी केव्स जरूर विजिट करें। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आफ्टर दिस इज नॉट द एंड। एक और ही इसी की तरह अमेजिंग वीडियो है बाणगंगा का। तो आई वुड रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज प्ले दैट वीडियो। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका स्वागत करता है बाणगंगा तालाब के इस वीडियो टूर में। बाणगंगा तालाब सदियों से एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। पौराणिक कथा रामायण में कहा गया है कि राम सीता की खोज के दौरान इस बिंदु पर रुके और अपने भाई लक्ष्मण को पानी लाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने एक तीर बाण को जमीन पे चलाया और जमीन से गंगा नदी का पानी प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम बाणगंगा पड़ा है। तालाब के पानी का वास्तविक स्रोत उत्तर पूर्व कोने में एक झरने से है, जहां मलबार हिल के भीतर से पानी बहता है। यह हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान बन गया है। माना जाता है कि यहाँ का पानी गंगा नदी के समान शुद्ध है। यही कारण है कि तालाब के चारों ओर धर्मशालाएं और मंदिर जमा हो गए हैं, जिससे बाणगंगा बम्बई में सबसे पवित्र और आकर्षक स्थानों में से एक बन गया है। मलबार हिल क्षेत्र में बाणगंगा तालाब के साथ वालकेश्वर मंदिर शहर का सबसे पुराना मौजूदा हिंदू मंदिर परिसर है। इस तालाब का ज्यादातर उपयोग अस्थि विसर्जन, पिंडदान विधि और त्योहारों के लिए किया जाता है। 135 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी टंकी का ढांचा झरने के ऊपर बनाया गया था, जो ताजे पानी का प्रवाह प्रदान करता है। बाणगंगा तालाब चारों तरफ से सीढ़ियों से घिरा हुआ है। तालाब के प्रवेश द्वार पर 2 स्तंभ है, प्राचीन काल में जिनमें तेल के दिए जलाते थे। यह तालाब सागरी तट 100 से 200 मीटर दूर होकर भी यहाँ का पानी मीठा है।
गणेश और रामेश्वर मंदिर बाणगंगा परिसर का हिस्सा है। मंदिर और बाणगंगा तालाब 1127 ईस्वी में लक्ष्मण प्रभु ने बनाया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। 1715 में मुंबई के व्यवसायी और राम कामत की उदारता के कारण इसका पुनर्निर्माण किया गया था। गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार 2002 में शुरू किया गया था और रामेश्वर मंदिर को 2005 से 2008 तक पूरा किया गया था। आज गौड़ सारस्वत ब्राह्मण मंदिर ट्रस्ट अभी भी तालाब और मंदिर का मालिक है और उसका प्रबंधन करता है। इस वीडियो टूर में जुड़ने के लिए हम ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ठाकुर कॉलेज। So I hope everyone liked this video. So can I get again a very compliments for this video on the chat box? Yes, it's already there. It's so nice. Yes, yes. We are really glad to see that. Yes, our efforts are really working and you guys love this video. Thank you very much. So with this video, we have came towards the end. But yes, from this entire session, we have learned have much to teach us about water management. One key lesson is the importance of considering the needs of all living beings and the interconnectedness of all aspects. हम सिर्फ खुद के बारे में सोच के इस दुनिया में नहीं जी सकते। हमारे हर एक सोच, हमारे हर एक मेथड को नेचर से ही नहीं बल्कि हमारे आस पड़ोस रहने वाले जीव जंतुओं से भी कनेक्ट होना चाहिए। The accumulation of water and its replenishment on the earth depends on the water and the hydrological cycle. इसीलिए जब इन बिगनिंग में भगवान, जब हमने से वेदास में हमने पढ़ा कि भगवान ने स्टार्ट में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का बेस थी। Another lesson from holistic and integrated approach towards water storage. आज के दिन में हम खुद के लिए वाटर यूज करते हैं, हमारे परिवार के लिए यूज करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसे कितनी अच्छे तरीके से स्टोर भी किया जा सकता है। और स्टोरेज के इतने अच्छे मेथड जो हमारे एंसेस्टर्स ने दिए थे, हम उन्हें भुला कर कोई अलग रियली सॉरी फॉर द ग्लिच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसके बाद भी हमारे वेबसाइट पे जाना चाहें तो वेबसाइट दी गई है। आई विल रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज रन द वेबसाइट। I would request the technical team to please run the website. As you can see, this is the website. इसमें हमारे आप अगर इसमें जब विजिट करेंगे तो you will find many more things like अलग-अलग ये जितने भी आप लोगों ने टॉपिक्स देख कवर किए हैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उनके वीडियोस और बहुत कुछ। It is a very beautiful website. You should visit it. Thank you very much, technical team. We can just move ahead to the PPT session. And in the last, we will be forwarding a feedback link. We will be forwarding a feedback link in the chat box. Yeah, it is already there. So please don't forget to fill it and give good feedback how we can improve our presentation, how we can improve our content. It will help us a lot. And the certificate will be generated through this Google form, through this link. So please visit it, please fill it. And in the end, again, I would like to thank you, everyone. See, everyone, we have a very much a tendency of clicking these selfies. So let's click online selfies. Just click be on your video so that we can click a screenshot from our side.
Yes, there are so many cameras on. Hello, everyone. I hope everyone enjoyed this session. Please turn on the cameras, everyone, so that we can click a screenshot very quickly. We will wait for more half a minute and then we will click a screenshot. Okay, thank you everyone. The screenshot has been taken. Once again, on behalf of my entire team, I would like to thank all of you for being a very patient listener. And yes, I hope you enjoyed this session a lot. And so here, with this note, we would like to end this session. Thank you, everyone.